हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फोटोन लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर हम डेली एमसीक्यू के द्वारा डेली के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो आज हम 2 नवंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच इंडिया असिस्ट टू विच कंट्री। इंडिया इस प्रोजेक्ट के अंदर असिस्ट कर रहा है, तो वो कौन सी कंट्री है जिसके अंदर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर असिस्ट किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर इसका है बांग्लादेश। अब देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंटली इनैगुरेट 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनैगुरेट किया गया पीएम और बांग्लादेश के पीएम ने। तो अब देखिए कौन कौन से वो प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट है उसके अंदर यही वाला मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का यूनिट 2 को शुरू किया गया। ये प्रोजेक्ट है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है, उसको इन्हेंस करेगा। अब देखिए, पहले बांग्लादेश पावर जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करता है। अब ये इसको बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? उसको बनाने वाली कंपनी का नाम है बांग्लादेश फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड, BIFPCL, बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड। ये प्राइवेट कंपनी है एक। ये जॉइंट वेंचर है इंडिया का एनटीपी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड। ये एनटीपीसी एंड BPDB एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, इन दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई जो इस प्रोजेक्ट को देख रही है। अब दूसरे 2 प्रोजेक्ट कौन से हैं वो भी देख लेते हैं हम। एक तो है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। देखिए, बांग्लादेश की सेकंड सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है मोंगला पोर्ट, उसको खुलना से इससे कनेक्ट करेगा। ये है ब्रॉड गेज रेल रूट बनाया गया है। दूसरा प्रोजेक्ट है इंडिया का जो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, उसको अखौरा बांग्लादेश के साथ क्रॉस कनेक्ट करेगा रेल लिंक के साथ। तो एक जो प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। इसके अंदर इंडिया का जो त्रिपुरा है उसको बांग्लादेश के साथ कनेक्ट किया जाएगा रेल लिंक के द्वारा। अब देखिए, हमें पता है इंपॉर्टेंस क्या है बांग्लादेश की। इकोनॉमिक जो बायलैटरल ट्रेड है हमारा वो $14.2 बिलियन का है। $14.2 बिलियन का हमारा जो 2021 या 2022 के लिए $14.2 बिलियन का जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है बांग्लादेश के साथ, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा डिफेंस टाइज भी इनके साथ, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। कौन कौन सी है बांग्लादेश के साथ? संप्रीति और मिलान, संप्रीति एंड मिलान जो एक्सरसाइज है वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ब्लेचली डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद। जो ब्लेचली डिक्लेरेशन है किसके साथ एसोसिएट करती है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैलेस्टाइनियन इजराइल इशू। तो पहले पता हो, ब्लेचली एक पार्क है और जो एसोसिएट करती है वर्ल्ड वार 2 के साथ। वर्ल्ड वार 2 के दौरान यह ब्लेचली पार्क यूके के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर, और वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस पार्क के अंदर जो कोड ब्रेकिंग सेंटर बनाया गया था, इसको कोड ब्रेकिंग सेंटर। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एनिग्मा की। एनिग्मा एक जर्मनी मशीन थी जो सीक्रेट कोड भेजती थी। अब उस सीक्रेट कोड को डिसाइफर करने के लिए ब्रिटेन के अंदर एक एलन ट्यूरिंग मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक मशीन बनाई थी और वो इसी ब्लेचली पार्क के अंदर बनी थी। उसके एलन ट्यूरिंग के ऊपर एक मैथमेटिशियन, एलन ट्यूरिंग के ऊपर एक मूवी भी बनी है, द इमिटेशन गेम। देखना, बहुत जरूरी मूवी है, वो बड़ी अच्छी मूवी है, इमिटेशन गेम। एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट थे।
जिन्होंने पावरफुल मशीन एनिग्मा के कोड को डिसाइफर करने के लिए मशीन बनाया था। तो आज ब्लेचले डिक्लेरेशन के भी आज जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, वो किसके साथ एसोसिएट है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैलेस्टीन इजराइल इशू। तो इस स्टोरी से भी आपको कुछ ना कुछ अंदाजा लग गया होगा। तो ऑप्शन सी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर। देखिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो पोटेंशियल है वो उसको उसको इस तरह यूज़ किया जाए कि वो ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ब्लेचले डिक्लेरेशन साइन हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने भी साइन किया और 28 अदर कंट्री हैं जिनके अंदर इंडिया, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, यूएई सब ने इसको साइन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री बेरर इंस्ट्रूमेंट अनाउंस इन 2017 यूनियन बजट। ऑप्शन ए, ऑल पब्लिक बैंक्स आर ऑथराइज टू सेल देम। स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स क्या होते हैं, और सेकंड स्टेटमेंट करती है उनको ऑथराइज कौन है उसको बेचने वाला। तो देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते क्या हैं? अगर किसी पार्टी को आपने चंदा देना है तो आप आज 2017 के बाद आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा बैंक के अंदर आप पैसा जमा कराओगे, आपको बॉन्ड्स मिलेंगे एक पेपर की तरह, और वो आप पार्टी को दे सकते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, बताइए। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट जो पहली ए है, वन स्टेटमेंट है, वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री बेरर इंस्ट्रूमेंट अनाउंस इन 2017 यूनियन बजट। ऑल पब्लिक बैंक्स, नो, दिस इज नॉट ऑप्शन। ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज टू सेल दैम। सिर्फ एसबीआई के अंदर ही आप जाके किसी बैंक किसी पार्टी को अगर चंदा देना है तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन ओनली वन इज द राइट आंसर। अब न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उन्होंने अभी ये बोला है कि इससे क्या होता है कि जो चंदा देने वाला है, जो पावर में सरकार है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकती है। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। अगर पावर में जो सरकार, उसको पता लग जाएगा किस व्यक्ति ने कितने बॉन्ड हमारे लिए खरीदे हैं, हमारे लिए खरीदे हैं या अपोजिशन पार्टी के लिए खरीदे हैं। तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है, ये प्राइवेसी ब्रीच है, इसलिए ये आज के टाइम पे न्यूज़ में है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जो ईपीएफओ है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ, तो ये बताओ भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब स्टैचुरी बॉडी है, नॉन स्टैचुरी बॉडी है, एक कंपनी है कोई? तो ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर। स्टैचुरी बॉडी है, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए, स्टैचुरी बॉडी कौन सी होती है? जिनको किसी एक्ट के द्वारा लाया जाता है। तो इसको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952, 1952 के अंदर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 द्वारा लाया गया। तो इसलिए ये कौन सी बॉडी है? स्टैचुरी बॉडी है। ये किसके अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है। देखिए, आप जो भी पर्सन जॉब करता है उसको पता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जिसके अंदर कुछ पार्ट एम्प्लॉयज़ का काटा जाता है और कुछ एम्प्लॉयर उसमें डाल के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के अंदर जमा कराता है, और बाद में कुछ टाइम बाद हम उसको निकाल सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ, और जब हम रिटायर्ड होते हैं। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। महेदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MWS इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए है गोवा, बी है केरला, सी है तमिलनाडु, डी है उड़ीसा। तो महादेही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह कहाँ पे है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज द गोवा। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट
के जो ने एक गाइडलाइन डायरेक्शन दी थी कि इसके अंदर जो टाइगर रिजर्व है उसको नोटिफाई किया जाए, तो गोवा गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट कोड लगा है। तो महादेवी क्या है, एक रिवर है भाई, उसी के कैचमेंट एरिया के अंदर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हु वॉन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज? ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज किसने जीता? ऑप्शन ए है चेतन भगत, नंदिनी दास, अरुंधति रॉय, नीलम सक्सेना चंद्रा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंदिनी दास को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज मिला है। और किस बुक के लिए इसको मिला भाई? कोटिंग इंडिया, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इस बुक के लिए इनको ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज मिला है। तो ये बुक प्राइज नॉन फिक्शनल बुक्स के लिए, रियलिटी वाली बुक्स के लिए, हिस्टोरिकल बुक्स के लिए दिया जाता है। तो पहले इसको नयफ अल रुदान प्राइज भी बोलते थे, इसको नयफ अल रुदान प्राइज। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द लोकसभा एथिक्स कमेटी? जो लोकसभा एथिक्स कमेटी है, अभी थोड़े दिन पहले महुआ मोइत्रा जो है एमपी तृणमूल कांग्रेस मेंबर, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उनकी एक एमपी है महुआ मोइत्रा, उनके ऊपर कैश फॉर क्वेरी केस हुआ है। तो उसी के दौरान एक लोकसभा के अंदर एथिक्स कमेटी है, तो जो उसकी इंक्वायरी करी है। तो बताइए वो कौन सी कमेटी? इट इज़ एन एड हॉक कमेटी। इट कंसिस्ट 15 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। तो पहली स्टेटमेंट है एड हॉक कमेटी है, दूसरी है इट कंसिस्ट 15 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। तो देखिए ये एड हॉक कमेटी नहीं है, ये परमानेंट कमेटी है। कमेटी पहले ये एड हॉक कमेटी होती थी 2000 में, जब इसको शुरू बनाया गया था 2000 के अंदर इसको शुरू किया गया था, तो तब तो ये एड हॉक कमेटी थी। लेकिन ये लोकसभा ये जो हाउस का जो परमानेंट पार्ट हो गई 2015 के अंदर, 2015 से ये परमानेंट पार्ट है। क्या काम है इसका? इसका काम है लोकसभा के जितने भी एमपीज हैं उनके द्वारा अगर कोई एथिकली रॉन्ग किया गया, कुछ चीज़ की गई है जो रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ चीज़ गई है, तो उनकी इंक्वायरी के लिए एड हॉक कमेटी बनाई जाती है। अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरह की होती है, एक परमानेंट कमेटी होती है, क्या होती है एड हॉक कमेटी होती है। एड हॉक कमेटी कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं और जो बनाई जाती हैं, और जिस टाइम जो मुद्दे के ऊपर बनाई जाती है अगर वो सोल्यूशन हो जाता है तो उसके बाद वो एड हॉक कमेटी खत्म हो जाती है। और परमानेंट जैसे एस्टीमेट कमेटी है, ठीक है, ये कमेटीज क्या है परमानेंटली काम करती रहती हैं। अब इसके 15 मेंबर है, तो ऑप्शन जो ओनली 2 इज द राइट आंसर। अब देखिए ओरिजिन क्या है एड हॉक कमेटीज का? ब्रिटिश पार्लियामेंट है। हमने किससे अडॉप्ट किया इसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और ये पावर जो है वो किस आर्टिकल से लेती हैं? आर्टिकल नंबर है 105, पार्लियामेंट्री कमेटीज को पावर देता है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु हैज़ रोहिणी नायर प्राइज? हु हैज़ वॉन रोहिणी नायर प्राइज? दीनानाथ राजपूत, जसबीर सिंह, अहमद नवनीत, अनूप सिंह। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दीनानाथ राजपूत। रोहिणी नायर प्राइज जो है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। तो दीनानाथ राजपूत ने छत्तीसगढ़ की बहुत सारी ट्राइबल वुमेंस का एफपीओ बना के 6000 वुमेन से ज़्यादा का एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उनकी डेवलपमेंट के लिए काम किया। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काम किया, तो इनको रोहिणी नायर प्राइज़ दिया गया। रोहिणी नायर प्राइज़ के अंदर 10 लाख का कैश प्राइज़ दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ आज के जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको हमने कवर कर लिया है।
तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।